साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट 70 दिन बचा है। बहुत कम समय है, कम समय और बहुत ज़्यादा भी समय है। कम समय इस मायने में है कि अगर आप तैयारी उसी ढंग से कर रहे हैं जिस ढंग से आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मोर और लेस उसी पैटर्न पे अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान कर चलिए कि रिजल्ट में बहुत खास बदलाव आएगा नहीं। आपको खुद समझना पड़ेगा कि पिछली बार जो आपने गलती की थी, वो क्या था। और अगर आप नए एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए भी उन स्टूडेंट से आप ज़रूर बात कीजिए जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को निकाला है, प्रीलिम्स को, अगर हम प्रीलिम्स की यहाँ बात कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं भी निकाला, तो आप उनसे ये सीखिए कि उनकी कहाँ गलती रह गई। आपको दोनों लोगों से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए, अब वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 70 डेज क्या इतने में हो सकता है। यार, मेरे हिसाब से तो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हो। अब मेरे हिसाब से 30 डेज भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि मैं अपने नॉलेज के लेवल पे जाकर के तब बात कर रहा हूँ। 30 डेज इसलिए भी ज्यादा है कि जैसे अगर हमने जो पूरी कोर्स का डिजाइनिंग किया है 70 से 75 घंटे का है। अगर 30 डेज में कोई आदमी अगर डेली 2.5 घंटे का भी अगर क्लास करता है, तो उसका पूरा हो जाएगा 30 डेज में भी। तो मोर देन एनफ टाइम है मेरे अनुसार। अब सोचने के लिए, अब ये ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ मतलब निकलो। पहले एक टाइम था ना कि आप क्रिकेट मैच, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे कि 150 रन बन 250 रन लग जाता था 50 ओवर में, तो लगता था कितना अच्छा। 300 तो लगता था बहुत ही अच्छा स्कोर हो गया। आजकल 200 रन तो आईपीएल में नॉर्मल लगने लगे हैं 20 ओवरों में। तो वो माइंडसेट का गेम है। बीपीएससी ने 71st बीपीएससी के मेंस में पूछा भी, पावर ऑफ माइंडसेट का। तो ये माइंडसेट का गेम है। और मैंने बताया ना, वैभव सूर्यवंशी का आप देखिए, माइंडसेट का ही तो गेम है कि मुझे हर बॉल पे मैं कोशिश करूंगा कि बाउंड्री चली जाए। आज हर कोई ट्राई कर रहा है। तो कहने का मतलब सेम है कि आप घिसे पिटे तरीके से तैयारी मत करो। और 110 प्लस आपको लाना है। मैं टारगेट की बात कर ही नहीं रहा हूं। टारगेट तो अपने को 140 प्लस करना है, बट लाना 110 प्लस है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये क्या बात हुई। कहने दो, साइड में रखो। टारगेट जब तक 140 प्लस नहीं करोगे, 110 लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं टारगेट ही 100 करते हैं। आप गेम से बाहर हो। टारगेट आप 100 कर रहे हो, आप गेम में हो ही नहीं। हो सकता है आपका उस दिन लक काम कर जाए, चीजें काम कर जाए, तो आप गेम में आ जाओ। बट जो लोग 100 टारगेट कर रहे हैं, आप कान खोल कर सुन लीजिए, आप गेम में नहीं है। आपको टारगेट करना पड़ेगा 140, और 110 तब जाकर के आप लाएंगे। क्यों बाउंड्री पे खेलना है यार। आप जो लोग प्रीलिम्स में मेजॉरिटी लोग बाउंड्री पे रहते हैं, आप उनसे बात करके देखो। बाउंड्री पे जो लोग रहते हैं ना, वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाते हैं। नोबडी नोज कितना टाइम मिलेगा मेंस के लिए। इस बार मिलेगा, नहीं मिलेगा ज्यादा टाइम। तो वो सब अपने आप को नहीं करना, और कुछ गलत फहमियां हैं उसको दूर करना है यार। इसलिए मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मैं एग्जामिनेशंस को यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी, अन्य किसी कमीशन का मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, तो मुझे कोई ज्यादा आइडिया है नहीं। बट इन 3 एग्जामिनेशंस को थॉरोली मैंने फॉलो किया है। और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो देखिए, जहां तक बीपीएससी का सवाल है, बहुत सारे लोग एईडीओ का पेपर देख करके, या प्रोजेक्ट मैनेजर, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी एग्जामिनेशंस होती हैं, उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं। यार, मेरा मानना है ना कि आप बनाओ, ठीक है। बट ये मानकर मत चलो कि उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि जब मैं अपना पहला अटेम्प्ट यूपीएससी का दे रहा था, मैं अपना बात बताता हूं आपको। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स से ठीक पहले असिस्टेंट कमांडेंट का प्रीलिम्स हुआ, और उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए साइंस से। और खासकर साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन से बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया। और उस समय मुरनाल सर ने, मैं नाम भी ले लेता हूं, मुरनाल सर ने कहा कि यूपीएससी हो सकता है कि आप लोग जो है साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, जनरल साइंस की। यूपीएससी जनरल साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। और यूपीएससी बिल्कुल जनरल साइंस पे फोकस नहीं किया। मुझे तो याद भी नहीं है, शायद एक भी सवाल नहीं पूछा जनरल साइंस पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पूछा था। तो ये बिल्कुल कुछ ही दिनों बाद एग्जामिनेशन, देखो, हर एग्जामिनेशन का अपना नीड है, हर एग्जामिनेशन का अपना पीवाईक्यू है। फोकस पहले उस एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू पे करना है। अंधे रेस में नहीं लग जाना है कि इस एग्जामिनेशन में साइंस कठिन पूछ दिया, इसमें बायोलॉजी, इसमें जो है हिस्ट्री इजी पूछ दिया। देखो, अगर साइंस कठिन पूछा है, तो मैं कह रहा हूं कि गारंटी नहीं है कि इसमें भी साइंस कठिन पूछेगा। आप तैयारी कर रहे हो, कर लो, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कहते हैं ना, यूनिडायरेक्शनली आप चीजों को मत लो कि हाँ, इसमें अगर हिस्ट्री इजी पूछा है तो इसमें मान के चल सकते हैं कि थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हिस्ट्री आ जाए। तो आप तैयारी, मेरा यही कहने का मतलब है पूरी बातों से, कि सीसीई के अनुसार करो।
आप अदर एग्जामिनेशंस के पैटर्न को मत फॉलो करो, राइट नाउ। सॉरी, क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल ये बता ही दिया कि सीसीई के अनुसार ही होगा। देखो, तैयारी में ना अभी एक काम आपको करना पड़ेगा। जो लोग नोट्स नहीं बना पाएंगे, जो लोग नोट्स नहीं बना पाएंगे, उनका प्रिपरेशन समझो कि बहुत ही हाफजार्ड होगा। किताबों को रिवाइज करना, 15 किताब को 10 किताब को रिवाइज करना उस समय बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट पे रीसेंसी इफेक्ट काम करता है। लास्ट मोमेंट पे वो लोग, अगर मेरा स्कोर 110 प्लस मल्टीपल टाइम्स आया है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी में भी 2 बार 110 प्लस है, 115 प्लस है, तो ये इसलिए भी हो पाया है क्योंकि लास्ट में मेरे पास रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल होता नहीं है। और जब रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होता है तो मैं उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर लेता हूं, चीजों को फटाफट रिवीजन आसान हो जाता है। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम नोट्स बनाते हैं बस उससे थोड़ा सा बड़ा, ताकि चूंकि हर स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में रखना है, तो वो नोट्स आपको हम बना के दे दें। और मेजोरिटी टाइम देखो, इतना मतलब टाइम लग जाता है कि वीडियोस तक नहीं ले पा रहे। तो बहुत ही टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है एक एक फैक्ट को मिलाना, कौन सा फैक्ट छूटा, किस किताब में ये वाली फैक्ट थी, ये वाला फैक्ट नहीं छूटा तो नहीं, ये कौन से एग्जाम में पूछा था, इसकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं। बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें, राइट। ओके, प्रैक्टिस उसके बाद 20% आपको हेल्प कर देगा। बट हम कोशिश कर रहे हैं ना कि अगर ये 70% वाला जो नोट्स हम दे रहे हैं ना, अगर ये कर लिए ना, तो प्रैक्टिस की बात सिर्फ इतनी रह जाएगी, वो 20% भी नहीं रहेगा। वो सिर्फ इतना रह जाएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर ले रहे हैं, आपको ये पता लग जा रहा है कि कहां कोई सिली मिस्टेक नहीं करें। बस दो चीजों में आपको सॉरी, दो चीजों में आपको ध्यान देना होगा। सॉरी, ओके। और यार मेरा मानना है लक 10% होता है, क्योंकि जब दो ऑप्शंस में आकर हम फंसते हैं ना, तो उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। जब दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया, एक एलिमिनेट कर लिया, अगर एक ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर ले तो आप क्वेश्चन करना, ये मेरा है। और थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। पहला प्रायोरिटी बीपीएससी होगा, फिर यूपीपीएससी और यूपीएससी। इन 3 क्वेश्चन को मैं खुद जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। बीपीएससी के जो ऑप्शंस है ना, उनसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। मैं खुद इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा हूं, और क्वेश्चन बना करके, और तब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कुछ भी आ जाए छूटे नहीं, चीजें टिप पे आ जाए। और एक अपना कॉपी बना लेना, जहां भी गलतियों की, टेस्ट पेपर जो होगा वो अब नोट्स के फॉर्म में हम नहीं दे सकते, वो आपको टेस्ट पेपर होगा, आंसर होगा। कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर दें, बट आई कांट अश्योर एज ऑफ नाउ, समय के अनुसार डिपेंड करेगा। बट आंसर आपके पास होगा, आपके पास 150 क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब उतना कर देंगे कि जितना आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी 10% लक होगा। लेकिन अगर 90% जिसने काम कर लिया है ना, और मेरा यही 70-90% है, और 20% वो एडिशनल है, कहते हैं ना ओवर एंड अबव, तो आपका काम हो जाएगा। आपको पूरा टॉप नहीं करना है। आपको, जैसे बीपीएससी ने डेटा निकाला ना, कि सिर्फ 205 लोग थे, 204 या 205 लोग, जो 100 प्लस स्कोर कर पाए थे 71 बीपीएससी में। नाउ मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा, और ये कैसे संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब आपके पास बहुत छोटा नोट्स होगा, राइट। करंट अफेयर्स को मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं लास्ट में एक मैगजीन आ जाएगी और हम उससे घोट लेंगे। देखो यार, विशफुल थिंकिंग मत रखो। अगर इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो तो विशफुल थिंकिंग क्यों रख रहे हो? मतलब वो काम नहीं आता है ना। उस दिन आपको मुझे भी दोगे तो मुझे भी शायद रिवाइज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इतनी बार पढ़ने के बाद। क्योंकि हर बार अब कौन सा विंबलडन किसने जीत लिया, कौन सा सबमिट कहाँ पे हो रहा है, सबके लिए कंफ्यूजिंग होता है। आप मुझे आर्टिकल पूछोगे, आप मुझे हिस्टोरिकल कोई फैक्ट पूछोगे, तो 90% मैं चीजें बता दूंगा। बट अगर अगर आप मुझसे आकर के करंट अफेयर्स की शायद मैं अभी पढ़ा भी रहा हूं और उसके बाद भी अगर पूछोगे, तो मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मुझे करंट अफेयर्स में रिवीजन की जरूरत बहुत पड़ती है, और अगर मुझे सबसे ज्यादा कहीं रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो मुझे करंट अफेयर्स में पड़ती है। नाउ फोकस अपना क्लियर रखना। फोकस, कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी 5 उंगलियां है, क्या बराबर है? नहीं है। तो हमें भी अपने तैयारी में फोकस ये रखना है कि जैसे ही कोई नाम मिला, जैसे मान लो दादा भाई नौरोजी, तो उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं हमको उसको पढ़ लेंगे फटाफट, फैक्चुअल डिटेल्स, कि क्या 1886 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की, क्या कैलकाटा में उन्होंने की थी, राइट। इस तरीके से नाउ इवेंट्स आपको देख लेना है।
कोई भी घटना घटी, जैसे मान लीजिए कि अगर रॉलेट एक्ट आता है, चौरी चौरा घटना जैसी घटती है, तो ये किस तारीख को घटी, क्यों घटी, आफ्टर माथ में क्या था ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई चीजें क्वेश्चंस आती हैं। सिर्फ वो 2-3 क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस 2-3 क्वेश्चंस जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा नहीं। जब आप क्रोनोलॉजी में चीजों को देखते हैं तब आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है और आप चीजों को होलिस्टिक वे में समझ पाते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप चीजों को समझते हुए पढ़ लोगे तो 20-30% काम यहीं पे हो जाएगा, बट फिर भी फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही है कि अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट्स दोनों पे ध्यान देना है। और एक बात मेरी प्रिपरेशन में कमी रह जाती थी जो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप में से शायद बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ आप बढ़ना। इसका मतलब क्या है, जैसे हम आज कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो हमें लगता है काम करते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है या जो हमें मन करता है हम वो पढ़ने लगते हैं और सोचते हैं ये वाला, तो मान लो जैसे मान लो कि एंशिएंट इंडिया है, थोड़ा सा अजीब है, बोरिंग है, तो हम सोचते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे, बट क्वेश्चंस तो आएंगे। तो इस हिस्ट्री जो है वन ऑफ द कोर एरिया है बीपीएससी का। करंट अफेयर्स के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं से सवाल पूछे जाते हैं तो वो हिस्ट्री और उसके बाद साइंस से है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं पढ़ते हुए ही कंफ्यूज हैं तो फिर आप बहुत गलत डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। या तो आप उस टॉपिक को, अगर एक दो टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को समझने पे बल दीजिए, चीजों को टिप पे लाइए। इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं आपसे कोई भी डायनेस्टी के बारे में पूछूंगा, जैसे कि सुंगा है पहले आया कि कनवा पहले आया, तो ये कंफ्यूजन का विषय नहीं होना चाहिए, ये आपके टिप पे चीजें होनी चाहिए। ओपन आइज के साथ चीजों को देखोगे तो ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत इजी हो जाता है, आप चीजों को बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। और 31st में हमने टारगेट रखा है और वी आर ट्राइंग हार्ड कि इस तारीख तक जितनी भी मटेरियल्स हैं हम लोग प्रोवाइड करें, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करें और जो उधर के बचे हुए करंट अफेयर्स हैं जो जून के होंगे तो उसको कर दे, ताकि अगर 2 महीना पहले पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सोचो कितना। यार मेरा मानना है कि 1 महीने आप मेरे साथ बनो, 1 महीने बैठो और पूरा सिलेबस खत्म करो। इतना 3-5 वाला बात करता ही नहीं मैं कि नहीं नहीं इसमें तो 6 महीने लगेंगे। हो सकता है किसी का अप्रोच होगा 6 महीने में वो तैयारी करवाते होंगे, 400 घंटे की क्लास होगी। वी आर नॉट डूइंग दैट। 70 to 75 आवर्स हम ज्यादा ही करके बता रहे हैं। अगर मुझे सारी क्लास पर्सनली लेनी होती तो शायद इतना भी नहीं लगता। देखो यार कितना हमें, अंत में आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। इस तैयारी के बाद जब आप फील्ड में आ जाओगे, काम करोगे, तो आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है ना कि मतलब जैसे मैं बना हुआ हूं टच में, तो मुझे मुझे चीजें याद रहती हैं, वो भी सारी नहीं याद रहती हैं। जो काम का होता है उसको पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं, राइट। लेकिन अंत में आप सारी चीजों को भूल जाओगे। याद क्या रहेगा आपको, याद रहेंगे आपको चीजों को एनालाइज करने की क्षमता, जो मेमोराइजेशन आपका पावर है, ग्रैस्प करने की जो कैपेसिटी है, वो चीजें आप सीख जाओगे और वही फील्ड में आपको काम आ जाएगा। कि अगर 50 पेज का कोई डॉक्यूमेंट ला करके दे देगा, आप 3 मिनट में स्कैन कर लोगे कि हमारे काम का क्या है। आप ऑफिस में भी यही करते हैं, जो लोग काम करते होंगे उन वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं, इतनी मोटे मोटे रोज लोग पत्र लेकर आते हैं, लिखते हैं, और उसको तुरंत देखना होता है कि सीधे आप विषय पे जाते हैं और बात क्या है। अब सेवा में और वो सादर पूर्वक, मतलब जितनी इधर उधर की बातें हैं वो इधर उधर की तो नहीं कहेंगे, बट उनका वो वे ऑफ राइटिंग है, वो लिखेंगे ही आपका विश्वास भाजन ये वो। बट हमें पता है कि हमें क्या देखना है, राइट। कहने का आशय आप समझ रहे हो। नाउ सिलेक्शन इज नॉट अबाउट रीडिंग एनीथिंग, या आप ये कह लो कि हार्ड वर्क। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग एनीथिंग और हार्ड वर्क। यार हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, प्री रिक्विजिट है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, बट सफिशियंट नहीं है। आप जैसे दीवार है, इसको कितना भी धक्का मार लो, कितना सुबह से शाम तक हार्ड वर्क करो इस पे, वो हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। या एक लोहा है बिना गर्म किए उसको मोड़ना चाह रहे हो, कितना भी ताकत लगा लो, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। तो कहने का वही अर्थ है ना, आपको थोड़ा तरीके मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए मुझे क्या खाना है कि मुझे डाइजेस्ट करेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। रीडिंग एनीथिंग वोंट हेल्प यू, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन होगा। रिसोर्स अगर बदलना पड़ेगा अंत में तो बहुत ही पेनफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।